नमस्कार साथियों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं आज कक्षा 10वीं का चौथा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब हम 10वीं क्लास के 3 पाठ पहले कर चुके हैं और उनके प्रश्नोत्तर भी जल्द ही करवाएंगे, लेकिन उससे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी मैं शुरू कर रहा हूं, उससे पहले तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अब शुरू करें अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की जब शुरुआत होती है आदिकाल से, और उसके बाद मध्यकाल आता है, और मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल आता है, कौन सा काल आता है? आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में क्या होता है कि 1850 के आसपास आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था। तो 1850 से लेकर 1900 तक का जो काल है, उस काल को कौन सा काल माना जाता है? भारतेंदु युग माना जाता है, और उसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। और 1900 से लेकर 1920 तक का जो काल है वो द्विवेदी युग कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। अब होता क्या है कि 1920 से लेकर 1936 तक एक काल चला जिसका नाम था छायावाद। क्या नाम था? छायावाद। इस काल को रहस्यवाद भी कहा गया। और इस छायावाद के अंदर 4 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 4 स्तंभ। 4 स्तंभ का मतलब है कि 4 महत्वपूर्ण कवि होंगे जिन्होंने पूरा छायावादी काव्य को रचा। वो कौन कौन थे? उसमें से एक थे त्रिपाठी जी, त्रिपाठी निराला। त्रिपाठी निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक तो यही थे, एक सुविधानंदन पंत थे, एक देवी यानी महादेवी वर्मा थी, महादेवी, और एक थे अपने जयशंकर प्रसाद। एक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। तो कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी किस युग के थे? छायावादी योगिन है। और छायावादी युग किस में आया? आधुनिक काल में हुआ। ये बात आपको पता चल गई ना। अब आप कहोगे सर यहाँ से शुरू क्यों किया? यहाँ से शुरू करने का मेरा कारण यही था कि आपको छायावाद तक लेके आना। और छायावाद का जो काल है 1920 से लेकर 1936 तक का रहा। और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम आता है। तो इस तरह से छायावाद के प्रमुख जो स्तंभ थे उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम आता है। तो इस दौरान आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं मैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, इनका जन्म काफी संघर्षों से बीता। कहते हैं कि एक एक करके इनके सभी जो घरेलू सदस्य थे, इनके जो रिश्तेदार थे, उन सबका देहांत होता गया। और अंत में इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सरोज, उनकी भी डेथ हो गई थी शादी के बाद। उसके बाद ये पूरी तरह से टूट गए थे, और तो भी इन्होंने साहित्य को लिखना जारी रखा। अपने जो भाव आए, दुख भरे भाव, वो भी उन्होंने लिखे। तो संघर्ष भरा इनका जीवन था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इन्होंने अपना जीवन कैसे यापन किया, पढ़ाई कैसे की, और फिर इन्होंने अपने रचना की खास इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो देख पढ़िए आप कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। कब हुआ? 1899 में हुआ। और कहाँ हुआ? बंगाल के महिषादल स्थान पे हुआ। मूलतः ये गडाकोला जिला उन्नाव यूपी के निवासी थे। रहने वाले कहाँ के थे? मूलतः कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई, यानी इनका जो जन्म स्थान था वहीं तक इन्होंने 9वीं तक शिक्षा दी। उसके बाद इन्होंने कोई निरंतर स्कूल नहीं गए। इन्होंने स्वाध्याय की यानी 100 अध्याय के माध्यम से इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। खुद पढ़ के इन 3 विषयों को इन्होंने तैयार किया। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी ये गहरे अध्येता थे, अच्छे जानकार थे ये। रामकृष्ण, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से विशेष प्रभावित थे। बोर्ड क्लास में मुझे प्रश्न पूछते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किससे प्रभावित थे, या किनकी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, या उनके जीवन पर सबसे ज्यादा किनका प्रभाव पड़ा था, तो उसका उत्तर होगा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी। जो विवेकानंद जी के गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, यानी दोनों से ये प्रभावित थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। पारिवारिक जो जीवन था वो दुखों, मैंने पहले बताया कि इनका जीवन है वो काफी संकटों से गुजरा, दुखों से और संघर्षों के साथ भरा था। आत्मीय जनों की असामयिक निधन के कारण भीतर तक तोड़ दिया। मैंने पहले ही बता दिया आपको, इनके जो परिवारजन थे धीरे धीरे एक एक करके उनकी मृत्यु हो गई और जिससे ये पूरी तरह से टूट गए। साहित्यिक मोर्चे में उन्होंने अनवरत
संघर्ष किया। सन 1961 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो 1899 में इनका जन्म हुआ महिसादल में, बंगाल में, और इनका मूल जो जन्म स्थान है वो गढ़ाकोला जिला उन्नाव है। 9वीं तक इन्होंने शिक्षा महिसादल में हासिल की और इनका जो पारिवारिक जीवन था वो काफी दुखी था, संघर्षों से भरा था। और ध्यान रखना ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। अमूमन ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमता और नए पते। इन्होंने उपन्यास, कहानियां, आलोचना, निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली 8 खंडों में, ध्यान रखना निराला की जो पूरी काव्य संग्रह है, पूरी जो रचनाएं हैं वो किस किताब में है, निराला रचनावली में है। और वो कितने भागों में है, 8 खंडों में है। परीक्षा में सवाल भी पूछ सकते हैं कि निराला की प्रमुख पूरी रचनाओं का संग्रह किसमें है, तो निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है, तो निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। दार्शनिक, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण उनकी रचनाओं में उपस्थित है। ये देखिए उनकी विशेषता है, काव्य की क्या क्या विशेषता है, वो विस्तृत सरोकारों के कवि है, यानी लोगों के हित, उनकी भलाइयों के बारे में सोचते हैं। उनके काव्य की विशेषता है कि दार्शनिकता मिलेगी, उसमें विद्रोह का भाव मिलेंगे, क्रांति के भाव मिलेंगे, प्रेम की तरलता मिलेगी, प्रकृति का विराट स्वरूप मिलेगा और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित। उनके विद्रोही स्वभाव में कविता, भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोगों का उनका जो भाव है, स्वभाव है, वो कैसा है, विद्रोही स्वभाव है, यानी उसे उत्साह जैसी, उमंग जैसी ऐसी क्रांतिकारी कविताएं वो पेश करते हैं, जिसके कारण उनके भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग संभव हो सके। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। ध्यान रखना सूर्यकांत त्रिपाठी क्या है, छायावादी है। और छायावाद में सबसे पहले एक केचुआ छंद या मुक्त छंद का प्रयोग करने वाला कवि कौन है, निराला है। ये भी बोर्ड के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुक्त छंद का प्रयोग करना है, या आपको ये पूछ सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस छंद का प्रयोग किया था, मुक्त छंद का प्रयोग किया था। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव मिलता है। यानी उनके काव्य के अंदर शोषित, अपेक्षित और पीड़ित, प्रताड़ित उनके प्रति तो उनके क्या है, लगाव की भावनाएं हैं, सहानुभूति की भावना है, और वहीं जो शोषक वर्ग है और सत्ता के प्रति है वो हमेशा प्रचंड प्रतिकार, यानी उनके विरोध में वो स्वर अपनी कविताओं में लिखते हैं। तो ये इनका पूरा परिचय था कि इस तरह से उन्होंने प्रमुख रचनाएं की और उनकी काव्य की विशेषता क्या है और वो किस प्रकार का काव्य लिखते हैं। अपन इस पाठ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसको क्लियर करते हैं। देखिए हम 10वीं के अंदर 2 इनकी कविताएं पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कविता है उनकी उत्साह। उत्साह क्या है, एक आह्वान गीत है। याद रखना आपको कि किससे संबंधित है। उत्साह जो है एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करते हुए कहा है। याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी की पहली जो हम छोटी सी कविता पढ़ेंगे उसका नाम है उत्साह, जो कविता नहीं एक आह्वान गीत है। और वो किसको संबोधित करते हुए किया गया, बादल को। बादल निराला का प्रिय विषय, ध्यान रखना बादल को लेकर काफी लिखते हैं, बादल उनका पसंदीदा विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला, दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर का विध्वंस, विप्लव और क्रांतिकारी चेतना को संभव करने वाला भी है। देखो यहाँ बादल के माध्यम से कवि क्या पेश करना चाहता है, कहता है कि जब बादल आएगा तो जो पीड़ित है, जो प्यासे हैं, पीड़ित हैं, उनकी मन की जो आकांक्षा है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दूसरी ओर क्या होगा, बादल जब आएगा तो नई कल्पना यानी नए अंकुर होंगे, कोई बीज जमीन में हो फूट के नया नव सर्जन होगा उसका, और जो किसान हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए एक नई ऊर्जा देगा। साथ ही विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना करने वाला संभव बताया है। आगे कहा कि कवि जीवन में व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। कविता के अंदर क्या भरा है, बादल के माध्यम से विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना करने वाला बादल को होता है। साथ में कवि ने कहा है कि ये व्यापक और समग्र दृष्टि देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ध्यान रखना कविता की विशेषता है कि उसमें अच्छी ललित, कविता में ललित कल्पना है यानी अच्छी लगने वाली कल्पना है, मतलब सुंदर कल्पना की गई है, और साथ में क्रांति की चेतना है। सामाजिक क्रांति या बदलाव साहित्य की भूमिका में, तो उन्होंने बताया है कि हम किसी क्रांति करना चाहते हैं या सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें साहित्य की महती भूमिका रहती है। निराला इसे नव जीवन
या नूतन कविताओं के संदर्भ में देखते हैं। इस कविता को नवजीवन या नूतन, नूतन का अर्थ भी नया होता है, नया के रूप में वो देखते हैं। अब दूसरी कविता हम पढ़ेंगे, वो है अट नहीं रही है। दूसरी कविता हम क्या पढ़ेंगे? पहली उत्साह थी, दूसरी थी अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फाल्गुन माह जो होता है उसमें किस प्रकार का वातावरण रहता है उसका वर्णन किया है, प्रकृति कैसी रहती है उसका वर्णन इस कविता में किया है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता के अनेक संदर्भों में देखता है और वो साथ में कवि कोशिश करता है कि फागुन माह में प्रकृति के साथ लोगों में किस तरह से वातावरण रहता है, उस समय प्रकृति की कितनी सुंदरता रहती है उसका वर्णन किया है। और साथ ही किया जब मन पसंद हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। यदि हम खुश हैं, हमारा मन खुश है, तो हमें हर और फागुन की सौंदर्यता और उल्लास दिखाई देगा। सुंदर शब्दों का चयन और लय के कविता को फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। कविता की इतनी अच्छी सुंदरता है कि उस कविता में भी हमें ऐसे लगता है कि वो फागुन की तरह है, सुंदर है और ललित यानी सुंदर, यानी मन को मोहने वाली है। तो इस तरह से इस पाठ में दो कविताएं हैं। पहली उत्साह जो आह्वान गीत के रूप में बादल को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, जो विध्वंसकारी और विप्लव के विरोध में एक अंकुर फूटता है, एक आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी है अट नहीं रही है, ये फागुन माह की जो सौंदर्यता है, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करती हुई कविता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।